गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज 10वीं कक्षा में जिस पाठ की हम चर्चा करने जा रहे हैं, पाठ बड़ा मज़ेदार है और ये बाल कविता है। बाल कविता का उद्देश्य बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ एक शिक्षा देने की बात होती है, सीख देने की बात होती है। आपको अंदाजा हो गया होगा हम किसकी बात करने जा रहे हैं। लेसन है कुत्ते की सीख, यानी कुत्ते के माध्यम से कवि लेखक कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। यहाँ पर कवि हम कहेंगे, एक बाल कविता है। इस बाल कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर एक शिक्षा देना चाहते हैं, एक सीख देना चाहते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम जानते हैं ये रामधारी सिंह दिनकर किस प्रकार के कवि हैं और किस तरह की कविता लिखते थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनकी कविता की क्या विशेषता है, आदि आदि। तो सबसे पहले हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में, जगह का नाम है सिमरिया। ये फेमस है सिमरिया घाट, यहाँ पर गंगा नदी बहती हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ। बचपन की पढ़ाई लिखाई अपने गांव में ही की, लेकिन आगे स्नातक यानी ग्रेजुएशन बीए की पढ़ाई जो है उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से की, पटना विश्वविद्यालय से की, जिसमें इतिहास और राजनीति शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया था। हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के वह सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी कलम में दिनकर यानी सूर्य के समान चमक थी। जिनकी कलम में यानी जिनकी लेखनी में जो लिखते थे उसमें सूर्य के समान चमक थी। उनकी कविताएं सिर्फ उनके समय का सूरज नहीं है, बल्कि उसकी रोशनी से पीढ़ियों प्रकाशमान होती, पीढ़ियां जो है वो प्रकाशमान होती है। उनका जन्म बिहार के, जैसे कहा कि बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था 1908 में। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, सिर्फ इन्होंने कविता नहीं लिखी है, इसके अलावा गद्य साहित्य में भी इन्होंने लिखा है, इसलिए हम कहेंगे लेखक। या लेखक के रूप में हम कहूँ कि पहले 9th स्टैंडर्ड में हिम्मत, 11th स्टैंडर्ड में हिम्मत और जिंदगी नाम की एक निबंध पढ़ाते थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिंदगी वही जीता है जिसमें हिम्मत होती है। तो ऐसे ही ये लेखक, कवि व निबंधकार के रूप में विख्यात थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस यानी वीर रस की कविता लिखने वाले कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। यानी राष्ट्र की कविता जो होती थी, राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत कविता लिखने वाले थे, इसलिए राष्ट्र कवि। वे छायावाद के पश्चात यानी छायावादोत्तर कविताओं में, इनकी जो कविता है ये छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। यानी छायावादी कविता लिखी जाती थी, जिसमें पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा लिखते थे। उनके बाद के कवियों की पहले पीढ़ी के एक कवि हैं, फर्स्ट जनरेशन। एक और तो इनकी कविताओं में ओज विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया, लेकिन इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मैथिली और अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। ये 1934 से 1947 तक बिहार से सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार के पद पर इन्होंने काम किया और बाद में प्रचार विभाग के उप निदेशक के पदों पर भी कार्य किया। 1950 से इन्होंने 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। फिर बाद में इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति यानी वाइस चांसलर के रूप में भी काम किया। बाद में भारत सरकार ने इन्हें हिंदी सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया। जब 1950 में हम यूँ कहें हमारे देश में गणतंत्र सिस्टम लागू हुआ और 1952 में भारत की प्रथम संसद बनी,
तो उस समय में इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनकर इन्हें दिल्ली बुलाया गया। 12 बरस तक ये राज्यसभा के सांसद रहे और ये स्वभाव से तो सौम्य थे तथा मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित और अहित की आती थी तो ये बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। रामधारी सिंह की ये 3 पंक्तियां जो जवाहरलाल के खिलाफ संसद में सुनाई गई थी, इससे देश में भूचाल आ गया था। ये नेहरू की नीतियों के खिलाफ थे, तभी तो लिखा था, देखने में देवता सदृश लगता है, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। ऐसी ये 3 पंक्ति थी जो 1962 में चीन से हार के बाद संसद में इस कविता का पाठ उन्होंने किया था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का जो सिर है वो झुक गया था। इतना ही नहीं, इन्होंने एक से एक रचनाएं की हिंदी साहित्य को दी, जिनमें कुरुक्षेत्र नाम से ही पता होगा, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, रश्मि के रथ पर सवार यानी रश्म रथी, जिसमें खास करके महारथी कर्ण का वर्ण किया है। हुंकार और उर्वशी, हुंकार की बात में हम चर्चा करेंगे। हुंकार, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, रसवंती, सामधेनी, ये जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया और 1959 में ही इन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जबकि 1972 में इन्हें अपनी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी रचना, जैसे मैंने कहा कि आप बात करेंगे रेणुका और हुंकार की, अपनी रचना रेणुका और हुंकार के कारण अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेज की सरकार जो थी, इन्होंने 4 वर्ष में 22 बार तबादला किया, ट्रांसफर किया इनका, क्योंकि इनकी रचनाओं से पता चलता था कि ये देश प्रेमी हैं और देश के हित में ही सब कुछ कर सकते हैं। देश का हित में कोई कुछ कर रहा हो तो उसके विरुद्ध जरूर लिखेंगे, बोलेंगे। इसलिए 4 वर्ष में 22 बार इनका ट्रांसफर किया गया। उनका कुरुक्षेत्र विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में से एक है। जो 100 बेस्ट जो वर्क्स हैं वर्ल्ड में, उनमें इनका जो कुरुक्षेत्र है वो भी एक है, लगभग 74वां स्थान था उसका। इसके अतिरिक्त इन्होंने ओज और उसकी कविता, ओज और तेज की कविता से इन्होंने रचना की है, जिनमें हम यूँ कहें बाल साहित्य, जो बाल साहित्य है, ऐसी कविता लिखी है। बाल साहित्य में फेमस है छोटे बच्चों के लिए, कभी मैंने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, चांद का कुर्ता, जिसमें कहते हैं हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो चांद का कुर्ता, चांद जो है वो एक रूप में नहीं रहता है, वो हमेशा बढ़ता छोटा है ना, तो माँ से कहता है और उसे ठंडी के समय में ठंडी लगती है, ऐसा यानी उसका चांद का भी मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन करके बताया। ये छोटे बच्चों की कविता है। ऐसे ही एक कविता है कुत्ते की सीख, जो आपके पाठ में शामिल है। इसके अलावे उन्होंने लिखा है सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह भी इनकी बाल रचना है। फिर है मिर्च का मचा, चूहे की दिल्ली यात्रा, पढ़क्कू की सूझ, और एक अंत में है किसको नमन करूं भारत। अब बात करें देश की आज़ादी की लड़ाई में भी दिनकर ने अपना योगदान दिया था। वह बापू के बड़े मुरीद थे, यानी बापू के प्रति भक्ति थी इनमें। और 1999 में भारत सरकार ने इनके लिए एक डाक टिकट भी जारी किया। 1999 में भारत सरकार ने इनके लिए एक डाक टिकट जारी किया। हम यूँ कहें कि इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में चेन्नई तमिलनाडु में हो गई।
और अपनी रचना के माध्यम से ये हमेशा ओज यानी प्रेरणा देने वाली वीर रस की कविता लिखने वाली ये रचना लिखते रहे और हिंदी साहित्य में ये खूब प्रसिद्ध रहे। आज के लिए इतना ही है। इनके जीवन परिचय के विषय में हम और नहीं कुछ, हम अब अपनी कविता के विषय में जानेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।